Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. And in this session we are going to discuss about Indian economy through MCQs. So here we are concentrating upon conceptual clarity. MCQ के द्वारा conceptual clarity हम करते हैं और इससे क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं कि वही MCQ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए। एग्ज़ाम में बदल के भी अगर MCQ आता है तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो आंसर करने में आसानी होती है और हर प्रकार के ट्विस्टेड क्वेश्चन को भी हम अटेम्प्ट कर पाते हैं। सो वी लर्न इंडियन इकोनॉमी थ्रू MCQ and this is MCQ part 2. When was Planning Commission set up? 1949, 1950, 1956, 1850, and the correct answer is 1950. Yes, on 15th March 1950 Planning Commission was set up by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru. After India achieved independence, a formal model of planning was adopted, and accordingly the Planning Commission reporting directly to the Prime Minister of India was established on 15th March 1950 with Prime Minister Jawaharlal Nehru as the chairman. So यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा? प्लानिंग कमीशन किस ईयर में सेटअप हुआ था, किस डेट में सेटअप हुआ था, प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे और उसका कहीं ना कहीं मिलता जुलता ये पीरियड भी बता रहा है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड इतने इंफॉर्मेशन यहाँ तक के लिए सफिशिएंट है। बाकी प्लानिंग कमीशन पर एक जेंट वीडियो बनाया गया है, लगभग 55 मिनट्स का है। अगर उसको अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लें। सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी और जो उस क्वेश्चन पेपर को देख चुके हैं उनके लिए ये MCQ सॉल्व करना शायद बच्चों का खेल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग आर पार्ट ऑफ। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी. So evolution of intermediaries and land ceiling are part of industrial reforms in India, external sector reforms in India, land reforms in India, banking reforms in India. Common sense, if we use common sense also, evolution of intermediaries and land ceiling. So यहाँ पर लैंड की, भूमि की सीलिंग की बात हो रही है, किसके पास कितना लैंड होना चाहिए। और एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज मीन्स जमीन और जमीन के जुतदार, इसके बीच में जो लोग हैं उनको हटाने का काम करना। भूमि उसी की होनी चाहिए जो भूमि पर खेती कर सकता है, उसके बीच में जो आते हैं उनको इंटरमीडियरीज कहते हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज मीन्स बीच वाले लोगों को हटाना, मीडिएटर्स को हटाना। एंड लैंड सीलिंग का मतलब एक फिक्स किया जाए कि एक आदमी के पास 50 एकड़ से ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर आपके पास 50 एकड़ से ज़्यादा लैंड है तो आपका ऊपर वाला जितना ज़मीन है उसको गवर्नमेंट ले लेगी और उसको जिनके पास नहीं है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो दैट इज नोन एज लैंड सीलिंग. सो क्लियरली इट इज़ नॉट रिलेटेड टू industrial reforms, it cannot be related to external sector reforms, and it has no relation with banking reforms. So the correct answer is land reforms. So ये land reforms के बारे में land ceiling बातें हो रही हैं, बड़ी आसान है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। Land reforms India includes the abolition of intermediaries so that the farmers are not exploited, change in land revenue reforms and ownership rights of farmers in order to consider their interest and determining the ceiling of the land so that poor farmers can rent a plot to cultivate crops and earn a living.
So this is what about the abolition of intermediaries and land ceiling. So इसमें क्या हुआ, ये लैंड रिफॉर्म है, ये इसमें रेवेन्यू का भी रिफॉर्म हो रहा है, ऑनरशिप का भी रिफॉर्म हो रहा है. उसमें सीलिंग फिक्स की जा रही है और सीलिंग फिक्स करने के बाद से जो नीडी कल्टीवेटर्स हैं उन कल्टीवेटर्स को लैंड दिया जा रहा है फॉर देयर अर्निंग लाइवलीहुड. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल ऑफ 5 ईयर प्लान. सो 5 ईयर का प्लान का गोल क्या था? ग्रोथ, ग्रीन रिवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, मॉडर्नाइजेशन. Plus minus all are connected with the goal of the plan, but directly growth is related to the plan. Plan was made for the growth. Let it be industrialization growth, let it be agricultural growth, let it be inclusive growth. So somehow 5-year plan was related with the growth. So आइए जान लेते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था. The long-term objectives of 5-year plans in India were high growth rate to improve the living standard of the residents of India, economic stability for prosperity, self-reliant economy, social justice and reducing the inequalities, and modernization of economy. So ये जो है ये लगभग ये 5-year प्लान के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है. क्या है? हाई ग्रोथ इंप्रूव करना है, हाई ग्रोथ इंश्योर करना है. किस लिए? लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर प्रोस्पेरिटी, समृद्धि भी बढ़ानी है, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, स्वावलंबी भी बनना है, सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग द इनइक्वलिटी. सो यहाँ पर सामाजिक न्याय भी करना है और सबके पास कुछ न कुछ संसाधन हो उनके भी हमें ध्यान रखने हैं. मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, आधुनिकीकरण, जो हमारे जो अर्थतंत्र है उनका आधुनिकीकरण भी आवश्यक है. तो इसलिए 5-year प्लान के ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड सीलिंग रेफर्स टू. सो इससे पहले भी लैंड सीलिंग का क्वेश्चन था. सो लैंड सीलिंग रेफर्स टू fix rural land holding at the existing level, fix land area for irrigation purpose, fix urban land holding at the existing level, fix quantum of land held by an individual. And the correct answer is fixed quantum of land held by an individual. एक व्यक्ति के पास मैक्सिमम कितना हो सकता है उसके बारे में लैंड सीलिंग रूल लगाया गया. एक व्यक्ति के पास अगर 50 एकड़ रख सकते हैं तो 50 एकड़ रहेंगे, उससे ज़्यादा उनके पास है तो उनका लेकर के नीडी पर्सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. इसी को बोलते हैं सोशल डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल जस्टिस. आइए जान लेते हैं. लैंड सीलिंग रेफर्स टू फिक्स द क्वांटम ऑफ लैंड हेल्ड बाय अ फैमिली. एक परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा कितना लैंड रख सकते हैं ताकि उसका सदुपयोग कर सके. In simple words, land ceiling can be defined as the process of fixing the maximum limit of land holdings that an individual can own. एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कितना लैंड रख सकते हैं उसके बारे में लैंड सीलिंग बात करती है. सीलिंग ऑन होल्डिंग इज नॉट ए सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ सब डिविजन ऑफ होल्डिंग. ये पूर्णतः सोल्यूशन नहीं है, फिर भी लैंड सीलिंग का रूल लाया गया है और लैंड सीलिंग का जो चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे हैं. एग्जाम पर्पस ऑफ पॉइंट्स व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट. ऐसी कौन सी अर्थतंत्र है, ऐसी कौन सी अर्थतंत्र है जिसमें जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है. मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज सोशलिस्ट इकोनॉमी.
जी हाँ, सोशलिस्ट इकोनॉमी में जैसे रसिया है, जैसे चाइना है, हालांकि उनके पास भी अभी ये कंसेप्ट जो है चेंज हो रहा है, अब उनके पास भी मिक्स पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, बट as far as socialist economy is concerned, the means of production are owned, controlled and operated by government. आइए इसके बारे में जान लेते हैं. If production, allocation and ownership are 100% controlled by government, then we call such an economy system as socialism. इसी को समाजवाद कहते हैं. समाजवादी विचारधारा में जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उस पर पूर्णतः 100% सरकार का कंट्रोल होता है. व्यक्ति विशेष का कोई पूंजी होता ही नहीं है. वहाँ पर रिलायंस, अंबानी, टाटा जैसी कोई कंपनी होगी ही नहीं. जो होगी सो गवर्नमेंट की होगी. तो ये सोशलिस्ट की प्रकार है. अब क्या करना है, ये क्वेश्चन जो है सोशलिस्ट के बारे में भी है, कैपिटलिस्ट के बारे में भी है, मिक्स्ड के बारे में भी है. हम अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे, इकोनॉमी कितने तरह की होती है और उस इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें. राइट, आइए देखते हैं. सो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? एन इकोनॉमिक सिस्टम इज अ मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ विच द गवर्नमेंट प्लान्स एंड एलोकेट्स एक्सेसिबल सर्विसेज, resources and commodities across the country. Economic system manages elements of production, combining wealth, labor, physical resources and business people. An economic system incorporates many companies, agencies, objects, models and deciding procedures. So economic system एक ऐसा mechanism है, एक ऐसा तंत्र है जिसमें गवर्नमेंट ये प्लान करती है कि हमारे पास जो सर्विसेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो कमोडिटीज हैं ऑल ओवर द कंट्री, उसको मैनेज कैसे करना है. उनके प्रोडक्शन को, उनके कंबाइनिंग वेल्थ को, लेबर फिजिकल रिसोर्स को, बिजनेस पीपल को किस तरीके से मैनेज करना है. So that is why an economic system incorporates many companies, agencies, objects, models and deciding procedures. इस पर किसका कंट्रोल रहेगा, उसी को हम इकोनॉमिक सिस्टम में पढ़ते हैं. तो इकोनॉमिक सिस्टम कितने तरह का हो सकता है? मूलतः इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑफ 3 टाइप्स. टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज आर इन इकोनॉमिक्स ओनली 3 टाइप्स. कैपिटलिज्म, जिसको पूंजीवाद कहते हैं, सोशलिज्म जिसको समाजवाद कहते हैं, मिक्स्ड जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं. सो जो ये अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 तरह की होती है: कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड. आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं. Capitalism economy. In a capitalist system, the products manufactured are divided among people. So जितना भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, that is divided among the people. कैपिटलिस्ट सिस्टम जैसे अमेरिका है, अमेरिका में मोस्टली चीज़ें प्राइवेटाइज हैं और प्राइवेटाइज में जो प्रोडक्शन होता है वो मेरा होता है और जो उसका प्रॉफिट होता है वो मेरा होता है. Not according to what they want, but on the basis of purchasing power, which is the ability to buy products and services. So जिसके पास जितनी परचेजिंग पावर होगी वो उतना ही प्रोडक्ट क्रिएट भी कर सकता है, सर्विसेज प्रोवाइड भी कर सकता है और ले भी सकता है, दोनों है. This means an individual needs to have the money with him to buy the goods and services. So capitalism system में क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इंडिविजुअल के पास, व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, एवेल करने के लिए मनी की ज़रूरत है. फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कुछ नहीं दिया जाता. अगर आपके पास मनी है तो आप उत्तम से उत्तम सुविधाओं का लाभ उठाइए और अगर मनी नहीं है तो समस्याएं तो हैं.
The low cost housing for the underprivileged is much required but will not include demand in the market because the needy do not have the buying power to back the demand. So लोगों के पास आवश्यकताएं तो होती हैं, जो लो कॉस्ट लोग हैं उनके पास आवश्यकताएं तो होती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके पास संसाधन नहीं होते हैं। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। जो रिच पर्सन होते हैं उनके पास अत्यधिक संसाधन होते हैं, आवश्यकता से अत्यधिक संसाधन होते हैं। सो कैपिटलिज्म सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है। देयरफॉर द कमोडिटीज विल नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोवाइडेड एज पर द मार्केट फोर्सेस। सो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो रसिया में अमेरिका में, कनाडा में, वहाँ पर कैपिटलिस्ट व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है। हिंदी में देख लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी हित एवं लाभ के प्रेरणा के उद्देश्य से किया जाता है। सरकार के आर्थिक कामकाज के प्रबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। सो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के जितने संसाधन है उस पर व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है। आर्थिक क्रियाएं निजी हाथों में होती हैं और वो व्यक्तिगत लाभ और निजी हित को ध्यान में रख करके किया जाता है। जिस चीज में मुझे ज्यादा प्रॉफिट है उसका मैं प्रोडक्शन करूंगा, जिसमें मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कम है उसका प्रोडक्शन नहीं करूंगा। ऐसा हो जाता है कैपिटलिस्ट सिस्टम में, राइट। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सो दिस इकोनॉमी सिस्टम acknowledges the three inquiries in a different way. A socialist society, the government determines what product are to be manufactured in accordance with the requirement of the society. सोशलिस्ट सोसाइटी का इकोनॉमी में जो अर्थतंत्र होता है उसमें सरकार की अहम भूमिका होती है। सरकार ये डिसाइड करती है कि क्या प्रोडक्शन करना है, क्या नहीं करना है, कौन प्रोडक्शन करेगा, कौन नहीं प्रोडक्शन करेगा। It is believed that the government understands what is appropriate for the citizen of the country. हमारे देश के नागरिकों के लिए सर्वोत्तम चीजें क्या हो सकती है, व्यवस्था क्या हो सकती है, उसको समाजवाद में करने का प्रोविजन बताया जाता है। Therefore, the passions of the individual buyers are not given much attention. So इंडिविजुअल क्या खरीद रहे हैं उस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में इंडिविजुअल क्या खरीद रहा है, मोबाइल ज्यादा खरीद रहा है, लगाओ मोबाइल की फैक्ट्री, लैपटॉप ज्यादा खरीद रहा है, लगाओ लैपटॉप की फैक्ट्री। सो ये कैपिटलिज्म है। सोशलिज्म में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि लोग क्या खरीद रहे हैं। सोशलिज्म में वो चीज पर ध्यान दिया जाता है कि लोगों को क्या चाहिए। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि लोगों को क्या चाहिए। नहीं लैपटॉप नहीं बनना चाहिए, पीसी बनना चाहिए, पाम टॉप बनना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग प्लान करते हैं। ये गवर्नमेंट का प्लानिंग होती है और उसको फोर्स किया जाता है। द गवर्नमेंट कंक्लूड्स हाउ प्रोडक्ट्स आर टू बी क्रिएटेड एंड हाउ द प्रोडक्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ। किस तरीके से वस्तुओं का निर्माण किया जाए और किस तरीके से उन संसाधनों का सदुपयोग किया जाए। इन प्रिंसिपल शेयरिंग अंडर सोशलिज्म इज assumed to be based on what an individual needs and not what they can buy. साफ साफ है, व्यक्तियों को किस चीज की जरूरत है सरकार उसका निर्माण करवाएगी, व्यक्ति क्या चाहते हैं उसका निर्माण नहीं कराएगी। A socialist system does not have a separate state because everything is controlled by government. So देश पर जितने भी संसाधन होते हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार चाहेगी तो कार बनाएगी और सरकार चाहेगी तो ट्रक बनाएगी और वही चीज आपको दिए जाएंगे। दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी। आइए हिंदी में जान लेते हैं। सामाजिक अर्थव्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रणाली से है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर सरकार द्वारा अभिव्यक्त संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है
तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन एक केंद्रीय सत्ता द्वारा सामूहिक हित और कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को समान अर्थव्यवस्था अथवा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था अगर आप समझें तो इसका मतलब क्या होता है, पीएसयू होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेज होते हैं। हर जितने भी प्रोडक्शन के मीन्स हैं उस पर सरकार का आधिपत्य होता है। तो ऐसे में समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है, सरकार का उस पर कंट्रोल होता है। और वो आप पीएसयूज को ध्यान में रखिए तो आपको समझ में आएगा कि पीएसयू जो है वो गवर्नमेंट के लिए काम करती है। उसमें भी टोटल चेंजेज आ चुके हैं। अब पीएसयू बेसिकली पब्लिक की ज़रूरत को, कंट्री की ज़रूरत को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ पीएसयूज होते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में मनली पीएसयूज होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होते ही नहीं है। नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड सिस्टम है, अच्छा देखिए फिर से मैं बताता हूँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट होते हैं। इसमें गवर्नमेंट का हार्डली कोई कुछ जैसे डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये सब गवर्नमेंट का हो गया। अदरवाइज मैक्सिमम पार्ट्स जो होते हैं वो प्राइवेट पार्टीज के पास होती है। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसमें प्राइवेट पार्टीज के पास कुछ भी नहीं होते, सारे प्रोडक्शन और सारे संसाधन गवर्नमेंट का होता है। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड सिस्टम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द कमांड एंड मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इन दोनों को मिक्स करके किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी बनेंगे और कुछ प्राइवेट सेक्टर भी रहेंगे, दोनों साथ साथ रहेंगे। और भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। क्यों? Because here we are having public sector undertakings also and we are having private companies also. For this purpose, the mixed economy systems are also known as dual economic system. However, there is no sincere method to determine a mixed system. Sometimes the world represents a market system beneath the strict administrative control in certain sections of the economy. मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के आदर्श लक्षणों का देश की आवश्यकता के अनुसार समावेश करने का एक प्रयास है। इसी को इंडिया ने फॉलो किया। शुरू में प्राइवेट पार्टी नहीं थी, इसलिए गवर्नमेंट को मैक्सिमम अपने लेवल से ही करने पड़े। धीरे धीरे गवर्नमेंट का पार्ट कम होते जा रहा है, प्राइवेट पार्ट बढ़ते जा रहा है। और अभी तो ये कहते हुए सुना जाता है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन एनी बिजनेस। अभी गवर्नमेंट समझ गई है कि अगर प्रोग्रेस करना है तो गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेट द बिजनेस बी डन बाय द बिजनेसमैन। सो गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन एनी बिजनेस। ये अभी आज का रूल हो गया है। सो दैट मीन्स क्या है, मिश्रित से हम धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट होगा। जो पीएसयूज हैं उनको धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे वो, एक्सेप्ट डिफेंस एंड अदर सिक्योरिटी रिलेटेड इशू। रिमेनिंग पार्ट्स गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को देना चाहती है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। अब बात परफॉर्मेंस सिर्फ कंट्री की नहीं रह गई है, अब रिलेटिव टर्मिनोलॉजी हो गया है। हमें दूसरे कंट्रीज को compete करना है, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। और इसके लिए ओपन पॉलिसी होनी ही चाहिए। दूसरे शब्दों में मिश्रित अर्थव्यवस्था की यह प्रणाली पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता है। ठीक है जी। हमने 3 प्रकार की इकोनॉमी के बारे में हमने चर्चा की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। उस क्वेश्चन के लिए इतना बैकग्राउंड सफिशिएंट है और पूरी उम्मीद है कि इससे रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व आप आराम से कर लेंगे।
ये जानकारी आपको पहले से भी है, बस हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से समझ रहे हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीसी महालनोबिस, जवाहरलाल नेहरू, VKRV राव, BR अम्बेडकर. सो प्लानिंग कमीशन वाज इस्टाब्लिश, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे. सो आपको अगर याद हो तो PC महालनोबिस सेकेंड प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान था. सेकेंड 5 ईयर प्लान मीन्स 1956 का जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो जो थी PC महालनोबिस की योजना पर आधारित थी. इन्होंने प्लान बनाया था और उसके अनुसार आधारित थी. सो ये चेयरमैन हो नहीं सकते. मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हमेशा से प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे. इसमें सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट बी आंसर हो जाएगा. आइए जान लेते हैं. आफ्टर इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस, अ फॉर्मल मॉडल ऑफ प्लानिंग वाज एडॉप्टेड and accordingly the planning commission reporting directly to the prime minister of India was established on 15th March 1950 with prime minister Jawaharlal Nehru as chairman. So ग्रोथ को अचीव करने के लिए प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 consecutive annual plans were launched during the period. So आपको अगर याद हो हमने प्लान हॉलीडे का बात किया था. बीच में 3 बार प्लान हॉलीडे आए थे. फर्स्ट प्लान हॉलीडे वाज फॉर 3 years और यहाँ पर 3 consecutive years की बात हो रही है. सो ये पहले की ही बात हो रही है. 63 to 66, 66 to 69, 69 to 72. सो देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 to 56, सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 to 61, थर्ड 5 ईयर प्लान 61 to 66 और उसके बाद से नहीं हुआ. उसके बाद से एनुअल प्लान आ गया. सो एनुअल प्लान वाज फ्रॉम 66 to 69, राइट. दिस वाज द 3 consecutive annual plans from 1966 to 1969. आइए जान लेते हैं. गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू अनाउंस प्लान हॉलीडे. आपको हमने पहले भी इससे पहले वाले क्लास में बताया है कि गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसको ब्रेक नहीं करने का. 5 ईयर का जो प्लान था, 5 ईयर का प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए फंड की जरूरत थी. गवर्नमेंट के पास फंड था ही नहीं और उसके 3 मेजर कारण बताए गए. मेजर कारण क्या क्या बताए गए? 1962 में वार विद चाइना, 1965 में वार विद पाकिस्तान और 1966 में भयंकर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो कंगाली में आटा गीला हो गया और ऐसे में 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू रखना मुश्किल हो गया था. इसलिए कंजिक्यूटिवली 3 एनुअल प्लान उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया. ठीक है. प्लानिंग कमीशन, द erstwhile सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इन द कंट्री हैज बीन रिप्लेस्ड बाय. तो वेरी इजी क्वेश्चन. प्लानिंग कमीशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल कमीशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यू नो द करेक्ट आंसर इज नीति आयोग. सो प्लानिंग कमीशन बंद हो गया और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग फोर्स में आ गया. उसी दिन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई और प्लानिंग 12वीं प्लानिंग कमीशन से प्लान समाप्त हो गए. राइट. आइए जान लेते हैं. प्लानिंग कमीशन डिसोल्यूशन, दो it played a vital role in India's emergence from a beaten country during the days of the Raj to a independent nation, and
Here Raj means Vitricage. With ambitious development goals, the Commission has often been accused of being a Soviet-styled bureaucratic body that stifled economic growth. कहा यह जा रहा है कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना तो की गई 1950 में ही की गई, 1951 से पहले शुरू हो गई। इसको ये कहा जाता है कि इंडिया जो है, इंडिया प्रो सोवियत हो गया, रसिया को फॉलो करने लगा, और उससे क्या हो गया, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे तहस नहस हो गया? कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि प्लानिंग कमीशन जो था ये एक करप्शन की दुकान हो गई थी। चलते फिरते ऐसा कहते हुए सुना जाता था कि प्लानिंग कमीशन में से 100 रुपया अगर पास होता है तो 15 रुपये तक ही वो ज़मीन तक पहुंच पाते हैं, उतने का एग्जीक्यूशन होता है। और जो प्लानिंग कमीशन सिस्टम है जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, वो सिस्टम 85% फंड को खा जाता है। अब जब 85% फंड को सिस्टम ही खा जाएगा तो 5 ईयर प्लान कैसे चलेगा? बीच बीच में तो एनुअल प्लान लाना पड़ेगा। और किसको नहीं पता है 1951 में वो कंडीशन खराब हुआ था इंडिया का, 1990, 1991, 1992 में वो सिस्टम खराब, इकोनॉमिक सिस्टम खराब हुआ था कि डर के मारे IMF के फोर्स करने के बाद से इंडिया को लिबरलाइजेशन फॉलो करना पड़ा। सो कहीं ना कहीं जो ये इकोनॉमिस्ट हैं जो ये बताते हैं कि जो प्लानिंग कमीशन थी इट वाज मदर ऑफ करप्शन, सत्य होते हुए प्रतीत होता है। यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो प्लानिंग कमीशन है उसकी ये आवश्यकता है कि हम ये जानें कि उसको डिजॉल्व क्यों किया गया। बहुत पहले से उसको डिजॉल्व करने की बात चलती आ रही थी, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को ऐसा देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ करप्शन के लिए ही बन गया था वो सिस्टम। आइए देखते हैं आगे। इन 2012 जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, दूसरी बार सरकार थी, कंटिन्यूअसली सेकेंड टाइम, द कमीशन रिसीव्ड फ्लैग फॉर स्पेंडिंग अबाउट ₹35 लाख फॉर रिनोवेटिंग 2 टॉयलेट्स। समझ लीजिए महाराज, कमीशन को ये रिपोर्ट दिया गया है जो इन 2012 मतलब 12th 5 ईयर प्लान को कमीशन को ये रिपोर्ट दिया गया कि 35 लाख रुपीज में 2 टॉयलेट का रिनोवेशन हुआ है। रिनोवेशन हुआ है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। जो पहले से एग्जिस्टिंग टॉयलेट थे उनका रिनोवेशन 35 लाख में हो रहा है। आप समझ लीजिए कहाँ तक ये प्लानिंग कमीशन भारत के लिए सफल साबित हो रहा था। इस प्लानिंग कमीशन के भीतर कॉमनवेल्थ गेम भी आया और दिल्ली में घोर अनियमितता पाई गई और इसलिए उसको डिसोल्यूशन करने का टाइम आ गया था। एंड देन सजेस्टिंग दैट द कंट्री सिटीजन हु स्पेंड मोर देन ₹27 पर डे वे आर नॉट पुअर। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 2012 में जहाँ पर एक तरफ 35 लाख रुपीज में 2 टॉयलेट का रिनोवेशन होता है, मतलब कंट्री इतनी रिच हो गई है कि वो 2 टॉयलेट को 35 लाख रुपीज में रिनोवेशन कर लेती है, वहीं कंट्री इतनी पुअर है कि 27 रुपीज पर डे में लोगों कोई गरीब नहीं मानते। ये जो ड्यूल स्टैंडर्ड है ये दिखा रहा था कि प्लानिंग कमीशन जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लाभ के लिए बना है, इसलिए उसका डिसोल्यूशन करना पड़ा। इन 2014 इट वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, अ मोर रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कहा जाता है कि प्लानिंग कमीशन से जबरदस्त तरीके का प्लान जो है वो नीति आयोग का है। प्लानिंग कमीशन के पास प्लान भी करना होता था, एक्सपेंडिचर भी करना होता था, मॉनिटर भी करना होता था। कहने का मतलब यह है कि जज भी वही हम ही है, वकील भी हम ही है और ज्यूरी भी हम ही है, कहीं पकड़ाने की कोई झंझट नहीं है। नीति आयोग जो है ये एक थिंक टैंक है, इसके पास एक्सपेंस का कोई पावर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं
और उसके बेसिस पे ये प्लानिंग करते हैं। नीति आयोग सिर्फ और सिर्फ प्लान करती है, खर्चा करने के बारे में इनके पास कोई पावर नहीं है, और उसको मॉनिटर करने का इनके पास भी, मतलब उसके खर्चे को रेगुलेट करने का इनके पास पावर नहीं है। तो इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि ये प्लानिंग कमीशन से बेहतर योजना है। आगे इसमें कैसे क्या रूप लेता है देखने वाला होगा। इट इज मोर लाइक अ थिंक टैंक दैट वर्क्स विद स्टेक होल्डर्स फॉर डेवलपिंग द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सो ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है 1966 में आया था। एम एस स्वामीनाथन कमेटी थी और उन्होंने जो जो बताया रिवोल्यूशन, कुछ इरिगेशन में डेवलपमेंट किए गए, कुछ क्वालिटी ऑफ सीड्स में चेंजेस किए गए, कुछ फर्टिलाइजर की व्यवस्था की गई, और तब जाकर के किसी पार्टिकुलर एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ये प्रॉब्लम था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन, उसकी कमियां क्या थी? अनइवन स्प्रेड, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, mechanism of agriculture, and the correct answer is uneven spread। किसी पार्टिकुलर ग्रेन का किसी पार्टिकुलर एरिया में अच्छा प्रोडक्शन हो गया, बाकी एरिया को भूल गए लोग, छोड़ दिया गया। सो इसलिए ये ग्रीन रिवोल्यूशन का, हरित क्रांति का ये लिमिटेशन था, ये कमी थी। आइए जान लेते हैं। ये दूसरे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग दैट एन इंडिविजुअल और फैमिली कैन होल्ड इज कॉल्ड। सो एक सीमा जितनी तक एक फैमिली लैंड होल्ड कर सकती है, मुझे लगता है लैंड सीलिंग पर ये तीसरा क्वेश्चन यहां पर आ गया। सो कैन होल्ड इज कॉल्ड लैंड सीलिंग। इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। इसमें कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होता नहीं, फॉलो लैंड होता नहीं, कोऑपरेटिव फार्म होता नहीं, उसको लैंड सीलिंग ही कहते हैं। इम्पोजिंग लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड दैट ए फैमिली कैन होल्ड इज कॉल्ड सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। Land over the ceiling can be defined as the surplus land. In simple words, ceiling on the land holdings fix the maximum limit that an individual can hold. So इस तरीके से एक परिवार द्वारा धारण की जा सकने वाली कृषि भूमि की मात्रा पर सीमा लगाना भूमि जोत पर अधिकतम सीमा कहलाता है। सीमा से ऊपर की भूमि को अधिशेष भूमि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सरल शब्दों में भूमि जोत की सीमा एक व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली अधिकतम सीमा तय करती है। इसके बारे में हम सफिशिएंट चर्चा कर चुके हैं। सो ये 10 क्वेश्चन का यहाँ पर सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है आपने कुछ लिमिटेड एमसीक्यू के साथ इंडियन इकोनॉमी के बारे में अच्छी खासी धारणा तो बना ली होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं चाहता हूं कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका मोरल बूस्टअप रहेगा, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, और कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत आसानी मिल जाती है। आज का नीति श्लोक, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। अर्थात 5 वर्ष की अवस्था तक पुत्र की लालन पालन करनी चाहिए, उसके बाद 10 वर्ष तक उसे ताड़ना देनी चाहिए, मीन्स डांटना चाहिए, और जब वह 16वें वर्ष की अवस्था में पहुंच जाए तो उससे मित्र के समान बर्ताव करने चाहिए। ये जो नीति सूक्ति है ये आज के डेट में कुछ ज्यादा ही रिलेवेंट हो गई है। आज के जो गार्जियन हैं वो ये भूल जाते हैं। ये जितने आज के गार्जियन हैं, जितने भी आज के माता पिता हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि 5 वर्ष तक बच्चों की सारे बात हम मानेंगे। 5 वर्ष तक बच्चों को बच्चा समझ के उनका लालन पालन करेंगे। 5 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक सिर्फ बच्चा उनको नहीं मानेंगे। दिस इज द मॉडरेशन पीरियड। इस समय उनको दुलारेंगे भी, जरूरत पड़ी तो उनको डांटेंगे भी, फटकारेंगे भी, अगर जरूरत पड़ी तो छोटी मोटी उनकी
थप्पड़बाजी भी की जा सकती है लिमिटेड मैनर में। करेक्शन पर्पस है। पर्पस क्या है? करेक्शन है। ये जो 5 से 10 वर्ष का जो ये अवस्था है ना, ये घड़ा बनाने की अवस्था है। घड़ा को आपको सुदृढ़ बनाना है, घड़ा को आपको चिकना बनाना है, मार मार के उसको तोड़ नहीं देना है। कुछ ऐसे कुम्हार मिल जाएंगे जो जोर से थपकी मारेंगे, वो बना बनाया घड़ा फूट जाएगा। वैसा नहीं करना है। और कुछ ऐसे कुम्हार होंगे कि उस पर हाथ ही नहीं लगाएंगे, वो टेढ़ा मेढ़ा घड़ा हो जाएगा। घड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना है, इसलिए हमें डांटना फाटना भी है, लेकिन घड़ा को फोड़ नहीं देना है। हमें अमरीश पुरी नहीं बन जाना है। हमारा बच्चा है और हमारा पर्पस करेक्शन है, पनिशमेंट नहीं है। पनिश करना इसमें कहीं भी शामिल नहीं है। अपने बच्चों को पनिश करने वाले हम कौन होते हैं? उन्हें हमें करेक्ट करना है। और ये क्रिया तभी तक चलेगी जब तक वो 16 का ना हो जाए। जिस दिन वो 16 वर्ष का हो गया, वो आपके बराबरी में आ गया, अब वो आपको डिफेंड कर सकता है, ऑफेंड भी कर सकता है। इसलिए 16 वर्ष की अवस्था जैसे ही प्राप्त हो जाए, उनको गले लगा लीजिए, उनको अपने भाई के जैसा ट्रीट कीजिए, अपने मित्र के जैसा उनको ट्रीट कीजिए। शायद वो आपका बच्चा जीवन भर आपको सम्मान दे सके। अगर 16 साल के बाद भी 16 साल से पहले वाली सिचुएशन जो ताड़ना देने वाली है वो चलती रहेगी, तो बहुत ही जल्दी संबंध बिखर सकते हैं। बाप बेटे के मधुर संबंध कटु हो सकते हैं। इसलिए इस नीति को ध्यान रखना ही आज की पीढ़ी के लिए नितांत आवश्यक हो जाता है। ये आपका चैनल है SGKG स्टडीज, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ये आपका दूसरा चैनल है SGKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में